नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मानचित्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। गांव, नगर, शहर तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा है विषयगत मानचित्र। मानचित्र जो किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें विषयगत मानचित्र कहते हैं, जैसे परिवहन, ताप, वर्षा, वन, उद्योग, जनसंख्या आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को विषयगत मानचित्र कहते हैं। उच्चावाच मानचित्र। आमतौर पर उच्चावाच मानचित्र का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल पर ऊंचे नीचे भाग, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ आदि। चूँकि मानचित्र कागज़ पर बनाते हैं, हम इन ऊंचाइयों को समतल कागज़ पर कैसे दिखाएं? मानचित्र पर उच्चावाच को दिखाने के लिए स्पाट विधि, समोच्च रेखा विधि तथा रंग विधि का प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं क्या है? समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मानचित्र में एक रेखा से जोड़ते हैं, इसे समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखाएं धरातल के किसी भी स्थान की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। समोच्च रेखाओं को आमतौर पर 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर के निश्चित अंतराल पर बनाया जाता है। पहले समोच्च रेखाओं को खींचने के लिए धरातलीय सर्वेक्षण तथा धरातल का उपयोग कर मापन किया जाता था, लेकिन अब फोटोग्राफी के आविष्कार तथा हवाई फोटोग्राफी द्वारा सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाया जाता है। समोच्च रेखाओं की विशेषताएं। समोच्च रेखाएं समुद्री सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती है। दूसरा है समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। तीसरा, पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को तथा दूर दूर खींची हुई समोच्च रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती है। चौथा, विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। ये समोच्च रेखाएं की विशेषताएं हैं। मानचित्र की यात्रा। जरा सोचें कि पुराने समय में लोगों को मानचित्र की क्या जरूरत रही होगी। पुराने समय में मानचित्र कैसे रहे होंगे? आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल से भी ज़्यादा समय लगा। मानव जाति प्रारंभ से ही मानचित्र बनाती आई है। आज का मानचित्र सुधरा हुआ, विकसित तथा वैज्ञानिक स्वरूप में दिखाई देता है। प्राचीनतम समय के मानचित्र आज के मानचित्रों की भांति नहीं थे, बल्कि वे रेखाचित्र थे। उनमें भूभाग का वर्णन तो चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उनमें पैमाना नहीं होता था। 3000 साल से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाए, जिनमें नील नदी के आसपास के खेतों का दर्शाया गया था। अतः यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीनतम मानचित्र जमीन की स्वामित्व, लैंड ओनरशिप दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। आजकल इस तरह के मानचित्र पटवारी के पास होता है, जिसमें गांव के खेतों का मानचित्र या नक्शा होता है। इन मानचित्रों से यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। मानचित्रों में छोटे क्षेत्रों को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है, ताकि भूमि के उपयोग का पता लगा सकें। यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं
600 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में मिट्टी की टिक्की टेबलेट पर बहुत स्पष्ट बना एक मानचित्र है, जिसमें बेबीलोन के साथ टिग्रिस यूफ्रेटस नदी, पहाड़, द्वीप और चारों ओर समुद्र दर्शाया गया है। यही उस समय की ज्ञात दुनिया थी जो उन लोगों ने देखी थी। यह मानचित्र दुनिया के सबसे पुराने मानचित्रों में से एक है। यह मानचित्र वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। मानचित्र बनाने की कला कैसे विकसित हुई? मानचित्र बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम प्राचीन यूनान ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने किया। हेकेटियस का मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार हुआ था। वे भूमध्य सागर के समीप निवास करते थे। उस समय पृथ्वी को गोलाभ स्फीयर नहीं माना जाता था, बल्कि एक तस्तरी के रूप में पृथ्वी की कल्पना की गई थी और उसके केंद्रों में ग्रीक को दिखाया गया था। उस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही थी। यह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हेकेटियस का विश्व मानचित्र। 11वीं शताब्दी में अल इदरीसी एक प्रसिद्ध अरब नक्शानवीस जो नक्शा बनाते हैं उन्हें नक्शानवीस या कार्टोग्राफ कहते हैं था, जो अपने राजा के लिए नक्शे बनाया करता था। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्रों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वह दक्षिण दिशा को ऊपर की ओर तथा उत्तर दिशा को नीचे की ओर दिखाता था तथा नक्शे के केंद्र में अरब को दिखाता था। मानचित्र कला का आविष्कार। मानचित्र कला का विकास पुनः 13वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए दिशाओं की सही जानकारी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनांड मैजेलन व कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों व महासागरों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में छापने की मशीन का आविष्कार हुआ, जिससे मानचित्र का निर्माण आसान हो गया। मार्को पोलो ने सन 1254 से 1324 मार्को पोलो का अपनी यात्रा यूरोप के वेनिस शहर से शुरू की। वह थल मार्ग के द्वारा यूक्रेन, इराक, यरूशलेम होते हुए चीन पहुंचा। सन 1292 में मार्को पोलो समुद्र के रास्ते पूर्वी चीन के वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारतीय पश्चिम तट तक पहुंचा। इस चित्र में आप देख रहे हैं मार्को पोलो की यात्राएं। वास्को डी गामा की यात्रा सन 1460 से 1524 के बीच। जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुंचने का पूर्वी समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लगे थे। वास्को डी गामा ने सन 1497 में अपनी यात्रा शुरू की और केप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात उस समय तक अनजान दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचा। यह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी। इस समय उसके साथी बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करने लगे, किंतु वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए अडिग था और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंचा। यहाँ उन्हें स्कर्वी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसमें नाविकों के हाथ पांव सूज गए और दांत गिरने लगे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा और मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरब व्यापारी मिले। अब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के उत्साह को बढ़ाया और अंततः तमाम मुश्किलों से भरा लंबा सफ़र उसने 20 मई सन 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर पूरा किया। इस तरह से उसने यूरोप से एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप के लिए पूरब से और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता खोल दिया। समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला से विज्ञान बन गया। उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना।
यूरोपीय नाविकों ने सुदूर महाद्वीपों और देशों का पता लगाया, वहां पहुंचने के समुद्री मार्ग ढूंढे। साथ ही यह भी पता लगाया कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया साधन संपन्न हैं। मानचित्र के सहारे इन क्षेत्रों के संसाधनों, जलवायु और लोगों के बारे में यूरोपीय शासकों को जानने की ललक ने कालांतर में उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। तब वैज्ञानिकों और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया। इन समूहों में महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान और नदियों को पार किया और आंतरिक भागों के बारे में एकत्रित ज्ञान को मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशिक शक्तियों तक पहुंचाया। इन क्षेत्रों पर वे अपना शासन स्थापित कर इन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। जब ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने लगे थे, तब उन्होंने यहाँ के आंतरिक स्थानों के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरे देश का सर्वेक्षण करवाया और मानचित्र बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नामक विभाग की स्थापना की। जेम्स रेनल को सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। उसने भारत के पहले सर्वेक्षण पर आधारित नक्शे तैयार करवाए। सन 1802 में विलियम लेबंटन ने विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू करवाया, जिससे हिमालय की ऊंचाई और लंबाई निर्धारित की गई। ये सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पूर्ण किया। इसी सर्वेक्षण से विश्व की सबसे ऊंची चोटी का पता चला, जिसे आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस सर्वेक्षण में पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया था। यह सर्वेक्षण मद्रास तथा चेन्नई से प्रारंभ हुआ, क्योंकि सभी जगहों की ऊंचाई यहीं के समुद्र सतह से मापी गई थी। नक्शे का प्रयोग। जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाए गए और उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जैसे व्यापार, नौकायान, विजय अभियान, युद्ध आदि। नक्शों का प्रयोग देश की विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता है। योजनाओं को एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती है। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जा सकती है। वर्षा, भूजल और नदियाँ जैसे जल संसाधनों को नक्शे के द्वारा दिखाया सकते हैं और नक्शे की तुलना कर सकते हैं। इस तरह के तरीके पहचाने जा सकते हैं जिससे कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जैसे नदी, बांध या भूजल से, ताकि सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। इस तरह हम नक्शे की मदद से कृषि विकास योजनाएं, नए उद्योग, सड़क, अस्पताल और स्कूल का निर्माण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।